बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में की गई हत्या। आंध्र प्रदेश तट से टकराकर उत्तर की ओर बढ़ा, 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर हो सकती है चर्चा। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदू होमा ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। अब खबरें विस्तार के साथ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 5 दिसंबर को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई और फिर वहां से भाग निकले। गोगामेडी को मेट्रोमास हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। जिन आरोपियों की पहचान हुई है वे कौन है, उनकी हत्या में क्या भूमिका है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर राजस्थान समेत 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, पंजाब और एमपी में घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान पुलिस घटना के बाद से एक्टिव हो गई है। बीकानेर सहित बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हरियाणा सहित पास के सभी राज्यों की पुलिस से बदमाशों को लेकर फीडबैक ली जा रही है। राजस्थान पुलिस ने यूपी, हरियाणा, पंजाब और एमपी पुलिस के साथ बदमाशों की फोटो शेयर की है। हालांकि अभी तक बदमाशों के बारे में कोई लीड नहीं मिल सकी है। बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर भी की है। इसलिए पुलिस राजस्थान की अलग अलग जेलों में बंद रोहित गोदारा के गुर्गों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को यकीन है कि इन बदमाशों के बारे में जेल से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हत्या, फिरौती, धमकी, रंगदारी के लिए जेल गए बदमाशों से इन शूटरों को लेकर पूछताछ की जा रही है। जयपुर जेल में बंद जी क्लब पर फायरिंग करने वाले बॉक्स से भी पूछताछ जारी है। राजू ठेहट की हत्या में शामिल बदमाशों से भी पूछताछ की गई है। वहीं इस हत्याकांड के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने राजस्थान बंद का ऐलान किया है। जयपुर में व्यापारिक संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। इसी के चलते जयपुर शहर में चलने वाली लो फ्लोर बसों का संचालन बंद करवा दिया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी समर्थकों ने बंद की चेतावनी दी है। मंगलवार को चूर, जैसलमेर, जोधपुर और राजसमंद में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। बता दें कि निजी स्कूलों ने भी बंद को समर्थन दिया है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश तट से टकराकर उत्तर की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना पहुंचते ही साइक्लोन कमजोर पड़ गया। 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तूफान ने बापटला में नेल्लौर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल किया था। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश भी हुई। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है। आंध्र प्रदेश के सीएम ऑफिस की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मिचोंग के चलते 194 गांव और 2 शहरों के लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 25 गांव में बाढ़ आई। तमिलनाडु में तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई। चेन्नई शहर पानी में डूब गया, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम एम.के. स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5060 करोड़ रुपए की राहत की मांग की है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी 6 दिसंबर को तीसरा दिन है। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा हो सकती है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किया था। अगर ये बिल पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और पीओके विस्थापितों की 1 सीट रिजर्व हो जाएगी। सदन में आज भी डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा हो सकता है। हालांकि उनके इस बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। दरअसल मंगलवार को सेंथिल कुमार ने कहा था कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। बता दें कि संसद का विंटर सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकों में 21 बिल पेश होने हैं। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है।
मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदुहोमा ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया है। गौरतलब है कि मिजोरम में 40 सीटों पर हुए चुनाव में जेपीएम को 27 सीटें मिली थी। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। लालदुहोमा ने बुधवार सुबह 10:30 बजे आइजोल के राजभवन में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात की। गौरतलब है कि जेपीएम की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार लालदुहोमा है। मंगलवार रात 8 बजे लालदुहोमा के घर विधायक दल की बैठक भी हुई थी। लालदुहोमा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी संभाल चुके हैं। अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी तो लालदुहोमा एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। दरअसल लालदुहोमा ने 1984 में मिजोरम से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सीट जीती थी। बाद में उनका राज्य कांग्रेस के नेताओं से मतभेद हो गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद बने। 2018 में लालदुहोमा ने आइजोल पश्चिम 1 और सेरचिप से निर्दलीय चुनाव जीता था। केरल हाईकोर्ट ने 14 साल की प्रेग्नेंट लड़की को अबॉर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। लड़की की मां ने केरल हाईकोर्ट में अबॉर्शन की मांग वाली याचिका दायर की थी। महिला ने कहा था कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ था। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी जेल में बंद है। इस पर कोर्ट ने कहा कि लड़की की प्रेगनेंसी का 30वां हफ्ता चल रहा है। वह लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन भी लगातार बढ़ रहा है। बच्चे के शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि ब्रेन और लंग्स पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। वह इस दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसलिए हम अबॉर्शन की अनुमति नहीं दे सकते। केरल हाई कोर्ट ने बाल संरक्षण अधिकारी को लड़की को प्रेगनेंसी जारी रखने और डिलीवरी के लिए सभी तरह की मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि प्रेगनेंसी से लड़की के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि लड़की और उसके परिवार के प्रति कोर्ट को पूरी सहानुभूति है क्योंकि लड़की बहुत छोटी है। बता दें कि जांच रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि लड़की की उम्र 13 से 14 साल है, इसलिए कानूनी तौर पर इसे रेप ही माना जाएगा। बता दें कि इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 26 हफ्ते 5 दिन की प्रेग्नेंट विवाहित महिला ने अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीवी नागरत्न की बेंच ने महिला को अबॉर्शन की इजाजत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की 24 हफ्तों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दे सकते। बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप फैसला कर सकते हैं कि वो उसे पालना चाहते हैं या अडॉप्शन के लिए देंगे। इसमें सरकार उनकी मदद करेगी। पंजाब के अमृतसर में आज सिखों के 5 तख्तों के जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब पर इकट्ठा हो चुके हैं। सिखों के सर्वोच्च न्यायालय श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की तरफ से आज बुलाई गई बैठक शुरू हो गई है। अनुमान है कि इस बैठक में बलवंत सिंह राजवाना को लेकर बातचीत हो सकती है। बैठक के बाद जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह कौम के नाम संदेश देंगे। गौरतलब है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल की कोशिशों के बाद भी बलवंत सिंह राजवाना बीते दिन से भूख हड़ताल पर चले गए हैं। बलवंत सिंह ने बीते दिनों श्री अकाल तख्त साहिब पर एक खत लिखा जिसमें उन्होंने एसजीपीसी और अकाली दल पर आरोप लगाए कि एसजीपीसी और अकाली दल ने उसे राहत दिलाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। वहीं राजवाना ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सजा को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। बता दें कि एसजीपीसी ने श्री अकाल तख्त साहिब से निर्देश मिलने के बाद एक कर 3 बैठकें की जिसमें निर्णय लिया गया था कि 4 दिसंबर को एसजीपीसी का वफद बलवंत सिंह राजवाना को जेल में जाकर मिलेगा। इसके लिए अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को भेजा गया, लेकिन 4 दिसंबर को उन्हें जेल में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा एसजीपीसी ने 20 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा रोष मार्च निकालने की भी घोषणा की है जिसमें वह भारत के राष्ट्रपति को 26 लाख हस्ताक्षर एप्लीकेशन सौंपेंगे जिनमें बलवंत सिंह राजवाना की सजा को कम करने और बंदी सिंहों को रिहा करने की अपील की गई है। इसके साथ ही एसजीपीसी राष्ट्रपति से 2011 में भेजी गई मर्सी पिटीशन पर निर्णय लेने की भी मांग करेंगे। महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार कोरियर असीम दास के पिता सुशील दास ने आत्महत्या कर ली है। दुर्ग पुलिस ने सुशील दास का शव मंगलवार को गांव के ही कुएं से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से सुशील दास काफी परेशान चल रहे थे। मामला अंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुशील दास 5 साल से छौटी में चौकीदार था और रुपेश गौतम के फार्म हाउस में
काम करता था। ड्यूटी के बाद जब वह अपने कमरे में नहीं मिला और घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। इस पर फार्म हाउस में बने कुएं में ही उसका शव बरामद हुआ। अंडा थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि कुएं से एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान सुशील दास के रूप में की गई है। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि 2 नवंबर को ईडी ने रायपुर के ट्राइटॉन होटल और भिलाई के एक मकान में छापेमारी की थी। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। ड्राइवर असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपी असीम दास ने करोड़ों रुपए कांग्रेस नेताओं को पहुंचाने की जानकारी दी थी। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। ईडी को आशंका है कि उसके घर से मिला पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। ईडी के अधिकारी कार्रवाई के लिए असीम दास के घर का ताला तोड़कर उसके मकान में घुसे थे। असीम दास और कांस्टेबल दोनों पर दुबई में मौजूद सट्टा केस में फरार सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।